अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूं। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अक्टूबर नवंबर 2023 उसका वेरिएंट 51 पेपर 5 की बात कर रहा हूं। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, हम इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। Benzene diazonium chloride decomposes in water as shown in the following equation। देखो पहले स्टेटमेंट से बात समझ में आ गई कि बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड की डिकम्पोजिशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो बेंजीन डायजोनियम, डू यू नो, हमने अपनी क्लास लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डायजोनियम पढ़े हैं, डायजोनियम डाइज पढ़ी हैं बेटा, जिसे आप एजोडाइज कहते हैं। और ये डायजोनियम कंपाउंड ये कुछ N ट्रिपल बॉन्ड N और ये है बेंजीन डायजोनियम। ठीक है। डिकम्पोज आपको याद होगा बेटा कि 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रखते हैं, अंडर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कर दिया तो डायजोनियम डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू नाइट्रोजन एंड फिनोल। ठीक है। तो ये देखें, इसने ये फिनोल दिया हुआ है और साथ में नाइट्रोजन गैस दी है, डिकम्पोज हो जाता है। और ये कब होता है बेटा? जब आप टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा है? A solution of 0.075 mole per dm cube benzene diazonium chloride decomposes at the constant temperature of 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपने इसको डिकम्पोज करना शुरू करा है और डिकम्पोजिशन के वक्त आपने जो टेम्परेचर रखा हुआ है वो कांस्टेंट है। और कितना रखा हुआ है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। The volume of nitrogen gas collected is recorded every 5 minutes। ठीक है, for 45 minutes। ठीक है, समझ में आ रही है मेरे को बात? उसके बाद वो बोलता है ड्रॉ a label diagram to show how the apparatus, लेबल डायग्राम बनानी है, how the apparatus could be set up to carry out this experiment। अब आप सोचो कि आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन के लिए कुछ सेटअप बनाना है और उसको लेबल भी करना है, तो टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है। तो मुझे जो लगता है मैं वो कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि हमें एक फ्लास्क लेनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे इख्तिलाफ करें, बट मैं चाहूंगा कि आपको आइडिया दे दूं। ठीक है, एक फ्लास्क ली मैंने बेटा। इस फ्लास्क में मैंने बेंजीन डायजोनियम C6H5N2Cl लिया हुआ है एक्वस फॉर्म में। अच्छा, यहां मैं लगा दूंगा गैस सिरिंज ताकि नाइट्रोजन कलेक्ट होती जाए। देखते जाइएगा मैं क्या करने लगा हूं। ये मैंने बना दी गैस सिरिंज बेटा। ओके, यहां मैं उस गैस सिरिंज का प्लंजर बना रहा हूं। ठीक है, इसे यहां से क्लोज कर दूंगा मैं, ये देखिए। और
टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। हाय 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 हाय, अब सही है। ये मैंने इसे मैंने कहा वाटर बाथ, और मैं इसमें लगा देता हूँ thermostat to control temperature। इसे कह देता हूँ फ्लास्क, इसे कह देता हूँ गैस रिच। मेरे ख्याल से मैंने अच्छा एप्रेटिस बना लिया। थोड़ा इग्नोर कीजिएगा अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो, बट मेरा ख्याल है जो पर्पस है वो तो पूरा हो रहा है ना। अच्छा, आगे चलो। आगे क्या बोलता है? कहता है यूजिंग दिस मेथड एज स्टूडेंट ऑब्टेन अ ग्राफ शोन। ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है नाइट्रोजन का वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस पे आपको दिया हुआ है टाइम, और ग्राफ जीरो से शुरू हो रहा है। अच्छी बात है ना। ऑन द फिगर 2.1 ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट टाइम 0 मिनट्स द इनिशियल रेट। देखा बेटा, ये आपने अपने नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप टाइम इज इक्वल टू जीरो पे एक टेंजेंट खींचते हैं। इन सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट निकालना है इनिशियल रेट, तो आपने एक टेंजेंट खींचना है। आप मेरा साथ दें तो शायद मैं कुछ बना पाऊँ। ये देखिए, ग्राफ में मैं आपको हमेशा कहता हूँ बेटा, ग्राफ आप खुद से बनाया करें यार। शायद मैंने ये टेंजेंट सही बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ज़ीरो से शुरू हो रहा है ना, तो हम डायरेक्ट एक कोऑर्डिनेट यहाँ ले लेते हैं, और एक कोऑर्डिनेट में इसका यहाँ ले लेते हैं। कैसा? y अपॉन एक्स लूँगा, तो मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा जो कि इनिशियल रेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम चेक करें। मेरे ख्याल से बिल्कुल सेंटर में है, तो ये होगा 7.5, आई थिंक 7.5 मिनट्स, और ये हो जाएगा 30 और 40 है तो ये 35 हो जाएगा। तो बेटा ये मेरा y, या 35 माइनस जीरो करूंगा तो चेंज इन y आ जाएगा, और ये मेरा x, और अगर 7.5 माइनस जीरो करूंगा तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, y अपॉन एक्स। तो ग्रेडियंट निकाल लो बेटा, ये आपका इनिशियल रेट होगा। इनिशियल रेट होगा y अपॉन एक्स, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो बेटा y है मेरे पास 35, 7.5। मेरे पास जो आंसर आ रहा है मैं वो देख लेता हूँ, आप अपना आंसर देख लीजिए। 35 डिवाइडेड बाय 7.5, 4.666666 समथिंग। तो मेरा आंसर आ रहा है 4.67। ये मेरा आंसर आ रहा है। आप ट्राई कीजिएगा, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ग्राफ खुद से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। एक्सप्लेन व्हाई initial rate of reaction is calculated at time 0 minutes rather than dividing total volume of the gas produced by the time taken to produced it। एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा है, आपने इनिशियल रेट निकाला जीरो पे टेंजेंट खींच के, राइट। वो कह रहा है ऐसा भी तो कर सकते थे, टोटल वॉल्यूम लो, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो क्या वो आपके पास इनिशियल रेट आता? जी नहीं, वो आपके पास एवरेज रेट आता। जबकि हमें क्या निकालना है? इनिशियल रेट निकालना। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया इनिशियल रेट निकालने के लिए। आपने इनिशियल रेट निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम क्यों नहीं किया, ये पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे बेटा बिकॉज that will be average rate। सही है, वो क्या होगा आपका? एवरेज रेट होगा, नॉट द इनिशियल रेट, बट नॉट इनिशियल रेट।
but not initial rate. आगे देखिए क्या बोलता है, डिस्क्राइब हाउ द कर्व इन फिगर 2.1 वुड बी डिफरेंट if at all atmospheric pressure increased. आपके पास ये कर्व आया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल, ये मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊं, ये रहा। आपके पास वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम आरटीपी पे है, सही है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। वो कह रहा है अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें तो बेटा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम, क्यों, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो आपका कर्व आपके ओरिजिनल कर्व से बिलो होगा, नीचे होगा, ठीक है, बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो आप लिखेंगे इसमें सिंपल सी बात, because pressure is inversely proportional to the volume, hence the new curve will be below than existent ग्राफ, उससे नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। On figure 2.1 draw a second curve to show the graph produced if the same volume of, यानी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया, वॉल्यूम सेम रखा है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड का। देखो बेटा शुरू में जो उसने कॉन्सेंट्रेशन यूज की थी वो इसकी डबल थी, और से देखिए ये रही, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं चीजों को अंडरलाइन करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। P5 कॉन्सेंट्रेशन थी 0.075, वो कह रहा है वॉल्यूम उतना ही रखो, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दो। तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ करने का मतलब हो गया मोल्स हाफ हो गए, दैट्स इट। तो आप कहेंगे, इधर देखिए, ये हो गए, इसका मतलब हो गया हाफ मोल्स। तो बेटा प्रोडक्ट भी हाफ हो जाएगा। तो अब देखो जो आप दूसरा कर्व बनाएंगे वो हाफ पे बनाएंगे। पहले तो ये देख लें कि ये कितना है, ये है 55 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जब आपने मोल्स हाफ किए तो 55 डिवाइडेड बाय 2 यानी 27.5 पे कर्व आना चाहिए, 27.5, 27.5। तो ये हो गया आपका 25, और 25 अगर ये है तो ये होना चाहिए 25, सही है। तो 20, ये 10 है ना, तो 5 यानी 0.5 है, तो ये हो जाएगा 25। तो बेटा ये हो जाएगा 26, 27 और 28, सॉरी 26, 27, 27.5, ये हो जाएगा, ये आ गया 27.5, ठीक है। तो अब जो आप कर्व बनाएंगे वो यहाँ तक बनाएंगे। सी मैं देखूँ इसको एक और लाइन से बनाता हूँ। लेस स्टीपर भी होगा, कंसंट्रेशन कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वो हाफ हो जाएगा क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन हाफ किए, वॉल्यूम सेम है, डेफिनेटली मोल्स हाफ हो गए, मोल्स हाफ हो गए तो प्रोडक्ट भी हाफ हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। ये हो गया बेटा। Another student investigates the effect of changing the concentration at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई और स्टूडेंट है जो ही
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एक्सपेरिमेंट कर रहा है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही कर रहा है। अब आगे क्या बोलता है, ही मेजर्स द टाइम टेकन टू कलेक्ट 0.015 मोल पर डीएम क्यूब नाइट्रोजन। ठीक है, यानी उसने क्या कर दिया, इतने डीएम क्यूब कलेक्शन की है एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ नाइट्रोजन बाय डिवाइडिंग 0.015 डीएम क्यूब टाइम टेकन के साथ। अब आप गौर से देखें, उसने वॉल्यूम फिक्स कर दिया टाइम के, कितने टाइम में ये वॉल्यूम आ रहा है, कितने टाइम में ये वॉल्यूम आ रहा है, कितने टाइम में ये वॉल्यूम, उसने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, टाइम चेंज होता रहेगा। तो आप देखें 0.5 कॉन्सेंट्रेशन थी तो इतना डीएम क्यूब नाइट्रोजन कलेक्ट होने में इतना टाइम लगा। जब कॉन्सेंट्रेशन कम किया आपने तो इतना डीएम क्यूब कलेक्ट करने में इतना टाइम लगा। आपने कॉन्सेंट्रेशन और कम कर दी तो टाइम और बढ़ गया उस वॉल्यूम को कलेक्ट करने में, और फिर सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गई बात। द रिजल्ट आर शोन दिस। रेट ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्शन निकालनी है तो उसने आपको खुद बता दिया है N2 की प्रोडक्शन क्या है, दिस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो बेटा डिवाइडेड बाय 0.015 डिवाइडेड बाय दिस 0.015 0.015 0.015 और ऐसे निकाला उसने रेट, मतलब उसने एक एवरेज टाइप का रेट निकाल दिया उसने। ठीक है, अब वो आपको बोला रिजल्ट अनशोन इन 2.1। ठीक है, क्या बोलता है, कंप्लीट द टेबल टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द रेट एंड टू प्रोडक्शन, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको लिखना है। तो बेटा ये थोड़ा सा वर्किंग वाला 0.015 डिवाइडेड बाय 21, ये आ गया मेरे पास। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है ना, तो 7.142 है, तो 7.14 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। 0.015 डिवाइडेड बाय 33 बेटा 4.5454, तो 4.55 ले लूं, 4.55 राउंड ऑफ करके ले लिया मैंने, 10⁻⁻⁴ है। 0.015 डिवाइडेड बाय 48 3.125 है, तो 13 ले लेता हूं, 3.13 इंटू 10⁻⁻⁴ ले लिया मैंने। उसके बाद 0.015 डिवाइडेड बाय 64, ये आ रहा है 2.343, तो इसको 2.34 ही लूंगा, 10⁻⁻⁴ है। और आखिरी वाला है 0.015 डिवाइडेड बाय 1.229, तो 1.23 10⁻⁻⁴ हो गया। जो उसने कहा वैसा मैंने कर दिया। आगे देखो, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड ओबेज द फॉलोइंग इक्वेशन। बिल्कुल सही है बेटा। रेट इक्वेशन में आप देखें कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है 1, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर किसे रिप्रेजेंट करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो सही तो कह रहा है। एक्सप्लेन हाउ द डेटा इन टेबल 2.1 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। बहुत आसान है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, concentration increased by 2 times, rate will increase by 2 times. Concentration is decreased by 2 times, rate will decrease by 2 times and so on. तो आप अपने टेबल में देख लें जरा मैं आपको सपोर्ट करूं, जरा देखिएगा। कोई 2 चीजें उठा लेना ताकि आसानी हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट 2 चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ले लेता हूं और इसे ले लेता हूं, गौर से देखते जाइएगा। चलो मुझे ये बताओ बेटा, आपने इसे क्या कर दिया, हाफ। चेक करें, अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया। एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, कोई बात नहीं। ये भी हाफ हो गया।
तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ करने से रेट हाफ हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। एक और तरीका भी है, ये नहीं बेटा, दोबारा देखिएगा, अभी सम ये भी मुझे एक और नजर आ गया इसमें, ये देखें, दोबारा देख लीजिए। आपने 0.2 से 0.1 कर दिया, हाफ कर दिया, चेक करें, ये भी हाफ हो गया है अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा बहुत डेसिमल प्लेसेस का फर्क होता है, उसे इग्नोर किया करें। तो अब आप सोचें, कंसंट्रेशन हाफ करने से आपका रेट हाफ हो रहा है, तो सही तो कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है ये। तो आप लिखेंगे concentration is halved from 0.4 to 0.2 and rate also halved। और अगर चाहो तो दूसरी वाली एक्सप्लेनेशन भी लिख लो, 0.2 to 0.1 रेट इज हाफ, ये वाली बात भी लिख सकते हो। तो सही कह रहा है। स्टेट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इन्वेस्टिगेशन। कौन सी इन्वेस्टिगेशन? दिस इन्वेस्टिगेशन। सवाल ये है, डिपेंडेंट किसे कहते हैं? जो आपके रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट जिसे आप चेंज कर रहे होते हैं। तो आप चेंज क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट, आपने चेंज किया। उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? टाइम। ये हो गया डिपेंडेंट बेटा। इस इन्वेस्टिगेशन में डिपेंडेंट क्या है? टाइम टेकन टू कलेक्ट 0.015 डीएम क्यूब नाइट्रोजन। टाइम taken to collect 0.015 DMQ nitrogen। हो गया? आगे आओ। The student wants to perform similar experiment using 2 mole per dm cube benzene diazonium chloride। Describe how the student should make the standard solution of 100 centimeter cube of 0.2 mole per dm cube diazonium chloride starting from the solution of 0.5 mole per dm cube diazonium chloride। Dilution पूछ रहा है। Give the name and the size of any key apparatus which should be used। The student should ensure the volume exactly 100। Write your answer using series of number of steps। मुफ्त के 3 मार्क्स दे रहा है, मुफ्त के। कैसे? ऐसे C1 V1 C2 V2। डायल्यूशन का फॉर्मूला है, आपकी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, इसका कितना वॉल्यूम लूं कि 0.2 कॉन्सेंट्रेशन का बन जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब में। तो V1 बराबर हो जाएगा 0.2 into 100 डिवाइडेड बाय 0.5। V1 आ जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा अगर आप यूज अ ब्यूरेट टू ट्रांसफर 40 centimeter cube of 0.5 mole per dm cube solution into
100 centimeter cube of volumetric flask, then make it up with distilled water up to the, तो ये डाइल्यूशन करना और प्रिपरेशन करना बेटा, ये आप कई दफा कर चुके हैं, तो ये तो मुफ्त के मार्क्स मिलते हैं आपको बेटा, इसको जाया नहीं होने दीजिएगा। एक्सप्लेन व्हाई पार्ट 4 मस्ट बी कैरीड आउट एट अ टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये जो बना रहे हैं, ये 4 के अंदर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, इस जब आप बना रहे हो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हो, तो आप टेम्परेचर का ख्याल रखें कि वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कम रहना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। डाइजोनियम है, डिकम्पोज हो जाता है अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टू अवॉइड decomposition of C6H5N2Cl। ठीक है, तो अवॉइड अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आगे चलिए, क्या कहता है, C6H5N2Cl is used in manufacturing of synthetic dye। बिल्कुल। A student prepare a sample of dye using the reaction scheme। ओके, देखो आपने पहले फिनाइल अमाइन से डायाजोनियम बनाया, फिर डायाजोनियम को फिनाइल अमाइन से वापस रिएक्ट कराया और एजो डाई बना दी। सही है, ये कोई ना कोई सॉलिड डाई होगी। आगे देखिए क्या बोलता है, स्टेप 1 फिनाइल अमाइन इज कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, स्टेप 1 हमें समझ में भी आ रहा है, हमने ये सब क्लास में भी पढ़ा हुआ है, हमें जो रेगुलर क्लासेस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। स्टेप 2 C6H5N2Cl इज रिएक्टेड विद मोर दिस टू प्रोड्यूस सॉलिड डाई। ओके, विच इज देन फिल्टर्ड, उसको आपने फिल्टर किया। ठीक है, आई स्टूडेंट्स फाइनल यील्ड वाज 52%। They had not spilled any reagent or products। वो खुद कह रहा है कुछ गिरा वेरा नहीं है। Suggest 2 reasons why students yield was lower than 100%। मुझे लग रहा है आपके एग्जामिनर के पास चूंकि मार्क्स एक्स्ट्रा बचे हुए थे, तो उसने एक फजूल किस्म का क्वेश्चन दे दिया। इसमें बिलियंस ऑफ रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। Lower yield than 100%, assume no error were made in the measurement of any substance। measurement में कोई error नहीं आया तो आप random error बता दें। देखो बेटा, पहला error तो ये है जो मुझे समझ आ रहा है, वो है अगर 100% yield नहीं मिल रही, इसका मतलब है some of the benzene diazonium chloride have been decomposed। जो हो गया होगा decomposed, तो जाहिर बात है इस वजह से हुआ होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने फिल्टर किया है। फिल्टर हो सकता है कुछ डाई डिसॉल्व हो करके फिल्ट्रेट में चली गई। ठीक है, हो सकता है इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी डिसॉल्व होके कहाँ चली गई हो, फिल्ट्रेट में चली गई। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मुझे जो देख के समझ आ रहा है वो तो 2 ही आ रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आपको फजूल किस्म का सवाल किया इसने। तो रीजन 1 में मैं वही लिख रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया, क्या कि sum of C6H5 N2Cl must be decomposed during experiment as it is highly unstable। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दूसरा,
sum of C6H5N2Cl must be dissolved in filtrate solution. कुछ ना कुछ डिसॉल्व हो गया. That's it. लास्ट आखिरी बात, एक्सप्लेन why the solid dye should be dried before assessing the melting point. ये अच्छा पॉइंट है. मेल्टिंग पॉइंट का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, आप क्या लिखेंगे? टू फाइंड प्योरिटी. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंसेस के फिक्स्ड होते हैं, और अगर उसमें इम्प्यूरिटी होगी तो आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सही नहीं होंगे, एग्जैक्ट नहीं आएंगे. तो अब वो कह रहा है कि अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना हो तो उससे पहले पहले आपको अच्छी तरह उसे ड्राई क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो टू ऑब्टेन द एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट, to obtain accurate melting point, the dye must not contain any impurity, चाहे वो वाटर क्यों ना हो, कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए. तो ये आखिर के जो सिर्फ 2 मार्क्स का जो सवाल था, ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बाकी तो सब सही था, आसान था, इतना मुश्किल नहीं था ये. इसके साथ ही हमारा बेटा डिस्कशन ख़त्म हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे किसी नए डिस्कशन लेक्चर के साथ फिर मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. हमेशा याद रखिएगा बेटा, P5 का कोई भी क्वेश्चन हो 15 मिनट उसे रीड ज़रूर किया करें. इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा. अल्लाह हाफ़िज़.